मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियोस में महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम महाराणा सांगा, मेवाड़ के प्रतापी शासक जिनको हिंदू पत भी कहा जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा सांगा के राजा अभिषेक के पूर्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर उदय सिंह अथवा उद्दा 1468 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। मेवाड़ के अधिकांश सामंतों को पितृहंता उद्दा का गद्दी पर बैठना पसंद नहीं आया और उन्होंने कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने का निश्चय कर लिया। रायमल को चित्तौड़ आने का निमंत्रण भेजा। इस पर रायमल अपने ससुराल ईडर में था। अपने पिता की हत्या की सूचना और मेवाड़ी सामंतों का निमंत्रण मिलते ही रायमल ससैन्य मेवाड़ की तरफ रवाना हो गया। जावर के समीप रायमल और उद्दा की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें उद्दा पराजित हुआ। ये दाड़िमपुर का युद्ध कहलाता है। हरविलास शारदा का मत है कि उद्दा ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने और सिरोही और मारवाड़ के शासकों का समर्थन प्राप्त करने की दृष्टि से सिरोही के देवड़ाओं को आबू और मारवाड़ के जोधा को अजमेर का तारागढ़ दुर्ग ले लेने दिया। इतना ही नहीं, जोधा के पुत्र दुद्दा ने मेवाड़ के अधिकारियों को खदेड़कर सांबर पर भी अधिकार कर लिया, परंतु उद्दा ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। उद्दा की इस नीति से जो दूसरे मेवाड़ी सामंत जो कि अब तक उसके पक्षधर थे, वे भी नाराज हो गए। इससे उद्दा की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। इसलिए पानगढ़ और चित्तौड़ के समीप लड़े गए युद्धों में भी उद्दा परास्त हुआ और कुंभलगढ़ चला गया। वहाँ से भी मेवाड़ी सामंतों ने उस उद्दा को कुछ दिनों बाद खदेड़ दिया। 1473 ईस्वी में रायमल का पूरे मेवाड़ पर अधिकार स्थापित हो गया और रायमल मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुआ। पितृघाती उद्दा अपने पुत्रों सहित मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी की शरण में मांडू पहुंच गए और अपनी पुत्री का विवाह सैनिक सहायता प्राप्त करने के बदले में सुल्तान के साथ करने की बातचीत की। लेकिन एक दिन अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उद्दा की मृत्यु हो गई और उद्दा की मृत्यु के बाद भी जो सुल्तान था मालवा का गयासुद्दीन, उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार नहीं छोड़ा। उसने उद्दा के पुत्रों को राज्य दिलाने के बहाने चित्तौड़ घेरा। रायमल द्वारा उसका डटकर मुकाबला किया गया और सुल्तान को मांडू लौटने के लिए विवश होना पड़ा। उद्दा के पुत्रों ने भागकर बीकानेर के राज्य में आश्रय लिया। मालवा के सुल्तान ने रणथंभौर, टोडा और बूंदी को अपने अधिकार में ले लिया था। टोडा के शासक राव सुल्तान ने मेवाड़ में आश्रय लिया, इस आशा से कि शायद मेवाड़ से उसे सहायता मिल जाए। राव सुल्तान की पुत्री जो तारा थी वो अद्वितीय सुंदर और वीरांगना थी। राव सुल्तान ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह उस सूरवीर से करेगा जो टोडा जीतकर उसको वापस दिलाएगा। राणा रायमल के दूसरे पुत्र जयमल ने तारा की सुंदरता पर आसक्त होकर उससे विवाह करने की जिद की और राव सुल्तान से अशिष्ट व्यवहार जयमल ने किया। उससे क्रोधित होकर राव सुल्तान ने जयमल को मौत के घाट उतार दिया तथा राणा को सूचित कर दिया। जयमल जो था वो महाराणा रायमल का पुत्र था। डॉक्टर गोपीनाथ के अनुसार जयमल की सोलंकियों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। जयमल की मृत्यु के बाद रायमल के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज ने तारा से विवाह करने का निश्चय करके टोडा पर आक्रमण कर उसको जीत लिया और कुंवर पृथ्वीराज ने टोडा का जो राज्य है वो शर्त के अनुसार
राव सुल्तान को सौंप दिया तथा वचनबद्ध राव सुल्तान ने तारा का विवाह पृथ्वीराज से कर दिया। कुंवर पृथ्वीराज एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्रता से पहुंचने तथा शत्रु पर तीव्र गति के साथ आक्रमण करने के कारण इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजयपाल चौहान ने करवाया था। मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी तारा के कहने पर इसका पुनः विकास कर इसका नाम तारागढ़ रखा। टोडा हाथ से निकल जाने से मालवा का जो सुल्तान है वो क्रोधित हो गया और उसने चाकसू, सीकर, नरेना, सांबर, अजमेर, आमेर इत्यादि पर अधिकार कर लिया। सुल्तान के वापस लौटते ही पृथ्वीराज ने अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। इससे क्रोधित मालवा के नए सुल्तान नासरुद्दीन ने 1503 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली, वो असफल रहा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस बार राणा रायमल ने उसे धन देकर लौटाया। जो भी हो, सुल्तान वापस मांडू लौट गया और इस घटना के कुछ दिन बाद कुंवर पृथ्वीराज को सिरोही जाना पड़ा। पृथ्वीराज की एक बहन की शादी सिरोही के शासक राव जगमाल के साथ हुई थी। वह पृथ्वीराज की बहन को अत्यधिक कष्ट दे रहा था। पृथ्वीराज अपने बहनों को समझाने के लिए सिरोही आया। लौटते समय राव जगमाल ने विषयुक्त लड्डू पृथ्वीराज के साथ बांध दिए, जिनको खाने से कुंवर पृथ्वीराज की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। सांगा की प्रारंभिक स्थिति। महाराणा रायमल के 11 रानियां थी, जिनसे 13 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। जो पृथ्वीराज था वो ज्येष्ठ पुत्र था और जयमल दूसरा तथा सांगा तीसरा पुत्र था। पृथ्वीराज और सांगा झाला राजवंश की रानी रतन कंवर के पुत्र थे, अर्थात ये दोनों सगे भाई थे। राय सिंह ने अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया था। इससे उसके महत्वाकांक्षी पुत्र तथा चचेरे भाई एक दूसरे के प्रति वैमनस्य से रखने लगे। कुंभलगढ़ की शासन व्यवस्था पृथ्वीराज को सौंपकर इस वैमनस्य में रायमल ने और वृद्धि कर दी। सांगा भी मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देख रहा था, लेकिन रायमल के ज्येष्ठ पुत्रों पृथ्वीराज और जयमल का दावा अधिक मजबूत था। रायमल का चाचा सारंगदेव भी मेवाड़ की गद्दी का उम्मीदवार था और कुंभा के भाई खेमकरण अथवा सेमकरण का पुत्र सूरजमल तो रायमल को भी मेवाड़ का शासक स्वीकार करना आपत्तिजनक समझता था। कुंवरों में परस्पर विरोध। रायमल के पुत्रों में परस्पर विरोध। डॉक्टर ओझा और हरविलास शारदा ने एक जनश्रुति अथवा ख्यात लेखकों के आधार पर यह स्वीकार करते हुए एक रोचक कथानक लिखा है कि एक दिन पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ अपनी अपनी जन्म पत्रियां अथवा कुंडलियां लेकर एक ज्योतिषी के पास पहुँचे, अपना भविष्य फल जानना चाहा। ज्योतिषी ने जन्म पत्रियों के आधार पर सांगा का राजयोग प्रबल बताया। महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज इस भविष्यवाणी को सहन न कर सका और आवेश में आकर तलवार से उसने सांगा पर आक्रमण कर दिया। सांगा तो बच गया, किंतु तलवार की हूल से उसकी एक आंख फूट गई। सारंगदेव ने बीच में आकर दोनों को समझाया और सांगा की आंख का इलाज भी करवाया, किंतु सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। सारंगदेव ने तीनों भाइयों में मेल कराने का प्रयास किया और उनसे कहा कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर अपना मन मुटाव करना अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा है भीमल गांव के देवी मंदिर की चारण जाति की जो पुजारिन है वो चमत्कारिक है, उसके पास अपना भविष्य जान ले। तीनों भाई सारंगदेव के साथ पुजारिन के पास पहुँचे। पुजारिन उस वक्त कहीं गई हुई थी, अतः सभी बैठकर इंतजार करने लगे। जब पुजारिन आई तो उसने भी ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सही बताया, ज्योतिषी की भविष्यवाणी का समर्थन किया। इतना सुनते ही तीनों में वही युद्ध प्रारंभ हो गया और पृथ्वीराज सांगा पर टूट पड़ा। सारंगदेव ने किसी तरह से बीच बचाव करते हुए सांगा को बचाया और उसको सैवित्री गांव लेकर गया।
जयमल भी उसका पीछा करते हुए सवित्री गांव आया। सवित्री गांव में राठौड़ बीदा ने सांगा को शरण दी, परंतु राठौड़ बीदा जयमल के हाथों मारा गया। सांगा गोडवाड़ के मार्ग से अजमेर पहुंचा, जहां करमचंद पंवार ने सांगा को आश्रय दिया। सांगा कई दिनों तक करमचंद पंवार के पास अज्ञातवास रहा। इस संपूर्ण प्रकरण में कितना ऐतिहासिक सत्य है ये कहना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मानना है कि सांगा ने सारंगदेव को अपनी तरफ मिलाया। सारंगदेव और सूरजमल में वैमनस्य होने के कारण सारंगदेव को भी सहयोग की आवश्यकता थी। पृथ्वीराज और जयमल जो राज्य के निकटतम अधिकारी थे, उनका भी गठबंधन हो गया। सारंगदेव का बीच बचाव करने का प्रयत्न और भीमल गांव आना भी षड्यंत्र का सूचक लगता है। संपूर्ण कथानक में सांगा की महत्वाकांक्षा तथा उसकी पूर्ति के लिए सतर्कता स्पष्ट होती है। बदलती हुई परिस्थिति और सांगा का राज्यारोहण। धीरे धीरे परिस्थितियां सांगा के अनुकूल होती गई। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है, जयमल राव सुल्तान के हाथों मारा गया और सिरोही से लौटते समय रास्ते में बेनोई द्वारा विषयुक्त लड्डू खाने अथवा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सोलंकियों से युद्ध करते हुए पृथ्वीराज की भी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व पृथ्वीराज ने सारंगदेव की हत्या कर दी थी। सूरजमल भी नए राज्य की स्थापना की तलाश में कंठल की ओर चल दिया। अब सांगा के विरोधियों की समाप्ति हो चुकी थी और राणा रायमल के लिए सांगा को उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया था। जब रायमल मृत्युशैया पर था तो करमचंद पंवार ने राणा रायमल को सांगा के बारे में सूचना भिजवाई। राणा रायमल ने तत्काल सांगा को चित्तौड़ बुला भेजा और उसे महाराज कुमार का पद दिया। संभवतः जब रायमल मृत्युशैया पर था तभी सांगा को अजमेर से बुलाया था। अतः रायमल की मृत्यु के बाद सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। सांगा के राज्याभिषेक की तिथि के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर ओझा के अनुसार सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ, जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार सांगा का राज्याभिषेक 5 मई 1509 को हुआ। सांगा की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। सांगा मेवाड़ का शासक तो बन गया, लेकिन उसने अनुभव किया कि उसका जो राज्य है वो चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। दिल्ली पर इस समय लोधी वंश का सुल्तान सिकंदर लोधी शासन कर रहा था। गुजरात में महमूद बेगड़ा और मालवा में नासरुद्दीन सांगा के सिंहासनारोहण के समय शासक था। हालांकि इनके एकांकी रूप से मेवाड़ पर आक्रमण करने से इतना खतरा नहीं था, लेकिन तीनों के संयुक्त होने से मेवाड़ को भारी क्षति हो सकती थी। सांगा ने अपने पूर्व आश्रयदाता करमचंद पंवार को रावत की पदवी देकर सम्मानित किया और अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि 15 लाख की वार्षिक आय के परगने जागीर में देकर उसे उत्तर पूर्वी सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। दक्षिणी और पश्चिमी मेवाड़ की सुरक्षा के लिए सांगा ने सिरोही और वागड़ के शासकों को अपना मित्र बनाया। मारवाड़ का शासक भी सांगा का सहयोगी बन गया। दक्षिण पश्चिमी सीमा की गुजरात से सुरक्षार्थ ईडर राज्य में सुल्तान समर्थक भारमल को हटाकर अपने जामाता अर्थात जवाई रायमल को गद्दी पर बिठाया। महाराणा सांगा का जो प्रथम कार्य था वो मेवाड़ के उन खोए हुए प्रदेशों को पुनः अधिकृत करना था जो उद्दा और रायमल के समय मेवाड़ के हाथों से निकल गए थे। अजमेर और चाकसू की विजय। सिंहासन ग्रहण करने के बाद सांगा ने मेवाड़ में व्याप्त अव्यवस्था को ठीक किया। उसने अपने राज्य के वित्तीय साधनों को भी विकसित करने का प्रयास किया ताकि मेवाड़ के सैन्य संगठन को मजबूत बनाया जा सके। उसके बाद सांगा ने राजस्थान पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए अजमेर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। अजमेर से सांगा चाकसू की ओर बढ़ा और उस पर आक्रमण कर उसको भी अधिकृत कर लिया। चाकसू को उसने पूरणमल की जागीर में मिला लिया। अहमद यादगार ने लिखा है कि सांगा ने दिल्ली सुल्तान से चाकसू छीन लिया और वहां आबाद सैयद परिवारों पर भीषण अत्याचार किए।
विद्यार्थियों, आज हमने सांगा महाराणा सांगा के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।